सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं चंदन और फिर से आपके बीच हाजिर हूं। और हमने अभी तक वेक्टर स्टार्ट किया था। वेक्टर में हमने वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर यहां तक पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे यूनिट वेक्टर। ऑलरेडी वी स्टडीड कि यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होता है बेटे जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं साहब? यहाँ पढ़ने वाले हैं कि यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट क्या करता है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। और अगर मान लीजिए ये यूनिट वेक्टर कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो और वेक्टर से यूनिट वेक्टर के पास कैसे आएंगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहले पढ़ते हैं। सो बेसिकली अगर देखोगे तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। चाहे कोई भी दुनिया का यूनिट वेक्टर हो, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और उसकी कुछ डायरेक्शन होंगे। तो मैग्नीट्यूड तो सभी यूनिट वेक्टर का सेम हो गया भाई। सो मैग्नीट्यूड में तो कोई डिफरेंस आया नहीं। क्या अलग होगा हर यूनिट वेक्टर का? हर यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन अलग होंगे। अगर मैं कोई लिख देता है भैया, इफ समवन राइट्स आई कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना? 1। बट इसमें एक डायरेक्शन छिपा हुआ कि इसका जो डायरेक्शन भैया वो एक्स एक्सिस की तरफ है। अगर कोई लिखता है जे कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो 1, बट इसका डायरेक्शन किधर है? वाई एक्सिस की तरफ। अगर कोई लिखता है के कैप, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और इसका डायरेक्शन किधर है भैया? जेड एक्सिस की तरफ। इस तरह से। बहुत बढ़िया। ये क्या बना? जैसे ही डॉट बनाओ, और डॉट बना कैसे लिखूं? यानी द वेक्टर इज कमिंग आउट, इट्स अगेन अ नोटेशन। लिख लेना भैया कि अगर वेक्टर में ऐसे बनाऊं, इसका मतलब वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? परपेंडिकुलर टू द बोर्ड एंड कमिंग आउटवर्ड। ये है आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर कहीं ऐसे बनाओ एरो, ये देखो, दिस इज इनवर्ड डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन का नोटेशन है, ठीक है ना भैया? तो ये देखो जेड एक्सिस बाहर की तरफ होता है ना, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सो हर एक यूनिट वेक्टर के पास अपना एक स्पेसिफिक डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड सभी का 1 है, बट डायरेक्शन सबके अलग है। और अगर डायरेक्शन अलग है, इसका मतलब ये यूनिट वेक्टर जो है बेसिकली डायरेक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब अगर कहीं कोई डायरेक्शन दिखाना है, सिर्फ डायरेक्शन दिखाना है, तो उसका यूनिट वेक्टर लिख दो। क्या लिख दीजिए? यूनिट वेक्टर। उससे कोई समझ जाएगा कि अच्छा इस डायरेक्शन की बात चल रही है। अब उस डायरेक्शन में कोई वेक्टर लिखना है तो उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो उस डायरेक्शन में वेक्टर मिलेगा। अंडरस्टूड और नॉट? दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मान लो अगर कोई यूनिट वेक्टर है या नहीं, उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए चेक करें कि उसका मैग्नीट्यूड 1 है कि नहीं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब वो यूनिट वेक्टर है। अगर मैं देखो सिंपली एक वेक्टर लिखता हूं, वेक्टर ए, बहुत ही आसान वेक्टर लेता हूं। लो, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, 3 डायमेंशनल वेक्टर है। आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। एंड आई वांट टू नो कि क्या ये जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर है क्या इज दिस वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर? सो आई एम थिंकिंग एंड आई वांट टू नो। सो व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। इसके मैग्नीट्यूड हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो आइए मॉड ए कैलकुलेट करते हैं। सो मॉड ए कैसे कैलकुलेट करते हैं भैया? आपको सिखाया अंडर रूट ऑफ एक्स कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। सो 1 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट 1 का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट ऑल्सो 1 का स्क्वायर। ये आई कैप वाला एक्स कंपोनेंट होता है, जे कैप वाला वाई कंपोनेंट होता है और के कैप वाला जेड कंपोनेंट होता है। ऑलरेडी वी स्टडी। बहुत बढ़िया। अब देखो इसका कितना आ रहा है? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, रूट ओवर 3। ओहो, इज दिस 1? नो भैया, ये 1 नहीं है। क्या ये यूनिट वेक्टर है? जी नहीं साहब, दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर होता साहब तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाता। अच्छा, लेकिन इसका कुछ तो डायरेक्शन होगा ना। सो आई वांट टू नो इट्स डायरेक्शन ओनली। सो आई वांट टू कैलकुलेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन को बताता है। तो अगर किसी भी वेक्टर के अलोंग आपको डायरेक्शन चाहिए तो उस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर लिखिए। क्या बोला साहब? यूनिट वेक्टर क्या बताता है? डायरेक्शन। और अगर किसी भी वेक्टर के अलोंग सिर्फ डायरेक्शन आपको चाहिए, सो देन यू हैव टू राइट द यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। सो आई वांट टू राइट अ वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग ए। इसको लिखते हैं ए कैप। सो ए कैप का मतलब क्या है? अ यूनिट वेक्टर अलोंग ए। एक ए के अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए। अच्छा, ए का कुछ तो मैग्नीट्यूड है, दिस इज नॉट 1, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √3। यानी इसका मैग्नीट्यूड इससे √3 टाइम्स छोटा होना चाहिए, तभी तो 1 होगा ना साहब। नहीं आया, आया नहीं आया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? √3। सो ए कैप का मैग्नीट्यूड होना कितना चाहिए? 1।
क्योंकि कैप है, यूनिट वेक्टर है, सो कितना टाइम्स छोटा होना चाहिए, √3 टाइम्स। सो बेटर ऐसा करते इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। सो अगर किसी भी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो आप क्या करो, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट अ यूनिट वेक्टर अलोंग दैट वेक्टर। और ये क्या बताएगा, डायरेक्शन अलोंग ए। अंडरस्टूड ना। आइए कैलकुलेट देखते हैं। ए वेक्टर है कितना, ये है भैया आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बहुत बढ़िया, अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना है, √3, दिस इज ए कैप। और इसको आप सिंपली ऐसे लिख सकते हो, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट यूनिट वेक्टर अलोंग एनी वेक्टर। कोई भी वेक्टर गिवन हो, अगर उसके अलोंग यूनिट वेक्टर चाहिए तो नथिंग, यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट यू हैव टू डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स ओन मैग्नीट्यूड। सिंपल। अरे आसान है ना। आपको अगर यूनिट वेक्टर किसी के अलोंग चाहिए तो आपको क्या करना है, उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। बहुत ही आसान है सब, बहुत बढ़िया। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। चलो कुछ और चेक करो, आओ। और अगर वो यूनिट वेक्टर है तो आपको बताना है यस दैट इज यूनिट वेक्टर, और नहीं है तो देन यू हैव टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। बहुत बढ़िया, चलो करके देखते हैं, आइए। आओ भैया, आओ आओ आओ। चलो बहुत आसान सा देता हूं मैं। मान लीजिए आई एम गिविंग अ वेक्टर बी whose magnitude you have to calculate and tell me कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर है कि नहीं, ठीक है। सो वेक्टर बी गिवन है, क्वेश्चन है भाई साहब, आपको खुद करना है ट्राई। सो वेक्टर बी इज लेट्स सपोज गिवन 3/5 आई कैप प्लस 4/5 जे कैप। मान लो 2 डायमेंशनल वेक्टर। यू हैव टू कैलकुलेट कि क्या भैया ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। चेक वेदर दिस वेक्टर इज यूनिट वेक्टर और नॉट। इफ यस देन से यस, इफ नॉट देन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर अलोंग बी। अंडरस्टूड, समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो आओ पहले हम क्या देखेंगे, बी का मैग्नीट्यूड देखेंगे। बी का मैग्नीट्यूड देखना बहुत आसान, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 3/5 का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर दैट इज 4/5 का स्क्वायर। अब सिंपल है, 3/5 का स्क्वायर करो तो ये 9/25 प्लस 4/5 का स्क्वायर 16/25 अंडर रूट। अरे बोल दो कितना आया साहब, 9 + 16 25/25। ओहो हो, दैट इज इक्वल्स टू 1। इसका मतलब ये भैया यूनिट वेक्टर है। सो यस दिस इज यूनिट वेक्टर। सिंपल, समझ में आया, बहुत बढ़िया। एक और कर ले भाई, एक और कर लो बस, सिंगल वन। मान लो ये वेक्टर सी गिवन है, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फर्स्ट फाइंड इज दिस वेक्टर यूनिट और नॉट। इफ यस देन यस, इफ नो देन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर अलोंग सी। अरे क्वेश्चन तो समझ में आ रहा ना भाई साहब। चलो तो क्या है भाई साहब, लो भैया कुछ ले लेते हैं। लेट सपोज ये 2 आई कैप माइनस 6 जे कैप एंड प्लस के कैप। कैलकुलेट वेदर दिस वेक्टर इज यूनिट और नॉट। क्या करना भैया, सी का मैग्नीट्यूड निकालो। सी का मॉड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अरे बोलना पड़ेगा। तो ये 4 36 एंड 1, 36 एंड 4 40 एंड 1 41 रूट ओवर 41। ओहो हो, रूट ओवर 41 ऐसे जोड़ दो। क्या ये 1 है, नहीं है सर, दिस इज नॉट 1। सो भैया ये तो यूनिट वेक्टर है नहीं। सो देन यू हैव टू कैलकुलेट सी कैप। क्या करना होता है, सी कैप कैसे निकालते हैं, सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ सी। सी वेक्टर तो ये है, इसको मॉड इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 2/√41 आई कैप माइनस 6/√41 जे कैप प्लस 1/√41 के कैप। दिस इज आंसर। नहीं आया साहब, अरे आया। यानी कोई भी वेक्टर गिवन हो, क्या आप बता सकते हो वो यूनिट वेक्टर है या नहीं। हाँ साहब बता सकते हैं। क्या करना है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। अगर वो वेक्टर है तो ठीक है, अगर वो बोले कि कैलकुलेट करो उसी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, क्या निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। सिंपल, बहुत बढ़िया। लिखो जल्दी से, लिखिए लिखिए लिखिए। और कुछ अच्छे अच्छे चीजें पढ़ते हैं धीरे धीरे। आओ मिटाया जाए, मिटाया जाए, बहुत बढ़िया। चलो अब कुछ कंडीशन देखते हैं। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। मान लीजिए आपके पास 2 वेक्टर है, आप 2 वेक्टर को ऐड करना चाहते हो एंड यू वांट दैट कि रिजल्टेंट 0 आ जाए, रिजल्टेंट 0 आ जाए। ठीक है मतलब हमारे पास 2 वेक्टर और 2 वेक्टर को ऐड करके रिजल्टेंट 0 लाना चाहते हैं। तो अलग अलग कंडीशन देखते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं कि मान लो हमारे पास 2 वेक्टर कोलिनियर है। कैसा है, कोलिनियर। कंडीशन क्या है, मैं लिख देता हूं, हेडिंग इज
कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट। मान लीजिए टू वेक्टर्स, पहली कहानी किसकी है, टू कोलिनियर वेक्टर्स, टू कोलिनियर वेक्टर्स, दो भैया हमारे पास वेक्टर है वो दोनों कोलिनियर है। मान लो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है। ये वेक्टर मान लो वेक्टर ए है 3 न्यूटन एंड वेक्टर बी है 4 न्यूटन। क्या ये दोनों मिलके कभी जीरो देंगे? कोलिनियर वेक्टर कभी नहीं दे सकते। जैसे ही ऐड करोगे क्या रिजल्टेंट 7 न्यूटन आएगा? हाँ सर। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी दो वेक्टर कोलिनियर है और इनको हमें जीरो चाहिए। कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले कैसे निकाले? नहीं हो सकता सर, दोनों अगर अलग अलग मैग्नीट्यूड के रहे तो नहीं होगा। अच्छा दोनों सेम मैग्नीट्यूड के कर दो तो आओ, अगर दोनों सेम मैग्नीट्यूड के कर दे और दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 3 और 3 मिलके 6 दे देंगे, रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा। तो कैसे जीरो होगा? खुद ही सोचो। अगर ये इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होता है, ऐसे एंटी पैरेलल वेक्टर होता और सेम मैग्नीट्यूड का होता, क्या आप जीरो देगा? हाँ सर जीरो देगा। अब क्या देगा? जीरो, क्योंकि आपको अगर ये याद हो ट्रायंगल लॉ, तो ट्रायंगल लॉ बोलता है फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर के टेल को रखो। तो इसके सेकेंड वेक्टर के टेल को रखोगे तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकेंड वेक्टर का हेड मिलाने वाला, तो ये तो पॉइंट आएगा ना साहब, तो ये तो जीरो है, पॉइंट भी नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा ना, सो दैट इज जीरो। सो दो कोलिनियर वेक्टर का रिजल्टेंट तभी जीरो होगा जब दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो एंड दोनों के डायरेक्शन अपोजिट। दो वेक्टर से आपको चाहिए जीरो रिजल्टेंट, तो क्या होना चाहिए? दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड का होना चाहिए पहली बात तो, और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, मतलब एंटी पैरेलल होना चाहिए, यानी एक दूसरे का नेगेटिव होना चाहिए सिंपली। यानी वेक्टर 1 शुड बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर 2 और वेक्टर 2 शुड बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर 1, तभी जीरो मिलेगा, अदरवाइज जीरो नहीं मिलेगा। समझ में आया? इस पॉइंट को लिख लो खुद से, नोट करके लिखते चलो, अदरवाइज आप भूल जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब लिखना यहां पे कि टू कोलिनियर वेक्टर can give a zero resultant if their directions are just opposite and having the same magnitude, and if they are having same magnitude तभी जीरो मिलेगा। समझ में आया? ठीक है भाई साहब, बहुत बढ़िया। अच्छा टू नॉन कोलिनियर वेक्टर हो तो, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर हो कैसे हो? नॉन कोलिनियर मतलब एक वेक्टर ऐसे है, ये सेकंड कंडीशन है भाई साहब। टू नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स है। ये वेक्टर ए है मान लो 3 न्यूटन, ये है वेक्टर बी मान लो 3 न्यूटन। अरे सेम मैग्नीट्यूड दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये कभी जीरो प्रोड्यूस करेंगे? कभी नहीं कर सकते, देख लो करके, तो कुछ भी कर लो। और नॉन कोलिनियर दो वेक्टर ले लोगे तो कभी भी जीरो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे साहब? क्योंकि हमेशा तीसरा कुछ ना कुछ आएगा। तो अगर हम लगाए यहाँ पे ट्रायंगल लॉ, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल रखो, तो जो लाइन फर्स्ट वेक्टर के टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक मिलाएगा, तो इसका कुछ ना कुछ तो मैग्नीट्यूड होगा ना साहब, जीरो कहाँ है? इसका कुछ ना कुछ तो लेंथ होगा, सो इट कैन नेवर प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। जो जैसे लिखा है सेकंड केस में, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, लिख दो यहाँ पे, टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स कैन नेवर प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट, कभी नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा साहब, अच्छा दो जब वेक्टर कोलिनियर होंगे, सेम मैग्नीट्यूड के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे, तभी जीरो प्रोड्यूस कर सकते। समझ में आया? यानी अगर मेरे पास अलग अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आ जाए, डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स आए, तो क्या दो वेक्टर मिलकर कभी रिजल्टेंट जीरो देंगे? क्या नहीं दे सकते। अगर सेम मैग्नीट्यूड के हो तब दे सकते हैं, इफ द डायरेक्शंस आर जस्ट अपोजिट। दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर कभी जीरो नहीं दे सकते। तो मिनिमम कितने वेक्टर की रिक्वायरमेंट होगी जो दो मतलब अलग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स के हों और जीरो रिजल्टेंट शो करे? मिनिमम 3, क्योंकि दो तो दे नहीं सकते ना, क्योंकि दो तो दे नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, क्योंकि अगर दो डिफरेंट मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स होंगे, दे कैन नेवर प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। सो इफ वी वांट अ जीरो रिजल्टेंट विद डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर, देन मिनिमम वेक्टर वी रिक्वायर इज 3। तो अब 3 वेक्टर की चर्चा करते हैं, आइए। सो अभी केस थर्ड में लिखना, सो इफ वी हैव 3 वेक्टर्स,
3 वेक्टर्स, 3 वेक्टर 0 दे सकता है एक रिजल्टेंट। कैसे दे सकता है वो सीख लो भाई। मान लो 3 वेक्टर मिलकर 0 देना है, तो अगर हम पॉलीगन लॉ लगाएं, पॉलीगन लॉ क्या बोलता है, एक वेक्टर के टेल पे दूसरे वेक्टर, सॉरी एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर का टेल रखो, दूसरे वेक्टर के टेल पे तीसरे वेक्टर का हेड रखो, तीसरे वेक्टर का टेल रखो, सॉरी 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 फिर से बोलता हूं, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकेंड वेक्टर के टेल को रखो, एंड सेकेंड वेक्टर के हेड पे थर्ड वेक्टर के टेल को रखो। ऐसे मान लो 3 वेक्टर हमने बना दिया, 3 वेक्टर है ना, ये यहां से स्टार्ट हुआ मान लो। क्या ये 0 रिजल्टेंट देगा? क्या नहीं देगा। क्यों नहीं देगा साहब? क्योंकि रिजल्टेंट क्या होता है, रिजल्टेंट होता है फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक, तो ये कुछ ना कुछ तो इसका मैग्नीट्यूड है। सो अगर इसका मैग्नीट्यूड 0 होना है, इसका मतलब ये दोनों टेल और हेड कॉन्साइड करने होने चाहिए। यानी अगर ये ऐसा कॉन्साइड किया होता, समझ में आ रहा है, अगर ये ऐसे कॉन्साइड किया हुआ होता, यहीं पे आके मिलता, तब साहब जो आपको मिलता वो 0 रिजल्टेंट मिलता। यानी 3 वेक्टर तभी 0 रिजल्टेंट प्रोड्यूस करेंगे इफ दे फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर तीनों के तीनों क्या फॉर्म करें, एक ट्रायंगल फॉर्म करें, तीनों के तीनों एक ट्रायंगल फॉर्म करें, तभी 0 दे सकते हैं, अदरवाइज दे कैन नॉट प्रोड्यूस अ 0 रिजल्टेंट। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब तीनों के तीनों ट्रायंगल फॉर्म करने हैं। अब ट्रायंगल जब भी फॉर्म होगा तो प्लेनर वेक्टर का होगा कि नॉन, मतलब को प्लेनर का होगा कि नॉन को प्लेनर का? प्लेनर का। एक ही प्लेन में होगा तभी तो ट्रायंगल फॉर्म होगा। अगर अलग अलग प्लेन में हो जाए तो नहीं फॉर्म हो सकता। जैसे देखो ये एक वेक्टर ये वेक्टर ये और ये वेक्टर ये, मान लो ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, देखो ऐसे, तो ये तभी फॉर्म कर सकते हैं जब ये तीनों एक ही प्लेन में हो। अगर मान लो दूसरा एक तीसरा इधर प्लेन में हो तो कभी ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकता। नहीं आया, आया। सो 3 वेक्टर कब रिजल्टेंट 0 प्रोड्यूस करेंगे? इफ दे आर कोप्लानर, इफ दे आर कोप्लानर। लिख लो भैया। सो 3 वेक्टर्स कैन प्रोड्यूस अ 0 रिजल्टेंट इफ दे आर कोप्लानर वेक्टर्स, इफ दे आर कोप्लानर वेक्टर्स। और वो तीनों को क्या फॉर्म करना चाहिए? एक ट्रायंगल। क्या फॉर्म करना चाहिए? ट्रायंगल। और जब जब ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तीनों क्या देंगे? 0 रिजल्टेंट। नहीं आया, आया ना, बहुत बढ़िया। तो इसमें लिख लेना 3 वेक्टर्स कैन प्रोड्यूस अ 0 रिजल्टेंट if they can form a triangle and if they are coplanar, and if they are coplanar। मैं हर बात को लिखवाऊंगा नहीं, आप खुद ही लिखो सब कुछ, ठीक है? खुद ही के लैंग्वेज में, खुद ही के शब्दों में लिखने की आदत डालो। हाँ, क्लास 10th गया, नाउ यू आर इन क्लास 11th and you are preparing for IIT JEE and NEET medical, so you have to write everything by your own। मैं कुछ भी लिखाने वाला नहीं हूँ, मैं बस बोल दूंगा, आपको लिख लेना है, ठीक है? मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ, ये मत लिख लेना, मैं बहुत कुछ बोलता रहता हूँ। तो जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, जो लगे कि हाँ इसको बाद में हमको जरूरत पड़ेगी, उसको लिख लिया करें, ठीक है? आइए, तो 3 वेक्टर कब 0 प्रोड्यूस करेंगे? 0 रिजल्टेंट व्हेन दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल एंड दे आर कोप्लानर, दे आर कोप्लानर। सो अगर कोई पूछे कि कैन 3 वेक्टर्स, कैन 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर, कैन 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर प्रोड्यूस 0 रिजल्टेंट? योर आंसर शुड बी नो, नेवर, कभी नहीं। 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कभी भी 0 रिजल्टेंट नहीं दे सकता। 3 कोप्लानर वेक्टर 0 दे सकता है, नॉन कोप्लानर 0 नहीं दे सकता। सही है ना? ठीक है साहब, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बात सुनी। अच्छा देखो, अगर तीनों को एक ट्रायंगल फॉर्म करना है, ट्रायंगल का एक बेसिक लॉ है, अगर आपको पता हो तो बताओ मेरे को। ट्रायंगल तभी बन सकता है जब इसका जो सबसे लार्जेस्ट साइड है बाकी दो छोटे साइड्स के सम से छोटा हो। क्या क्या बोल दिया सर, आप समझ में नहीं आया। मान लो ये बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। जैसे मान लो कि अगर ये 6 न्यूटन का होता, इसका लेंथ, मैग्नीट्यूड मतलब है ना, ये 6 होता, 6 मीटर लिख लो भाई, ये 2 मीटर होता और ये 3 मीटर होता। सो क्या ये कभी ट्रायंगल फॉर्म कर पाता? लॉजिक, कभी नहीं कर पाता, कभी कर ही नहीं पाता। ये तभी ट्रायंगल फॉर्म कर पाएगा जब ये दोनों, क्योंकि 2 और 3 मिलकर कितना होता है? 5। 2 + 3 इज हाउ मच? 5, एंड 5 इज स्मॉलर देन 6, सो दिस कैन नेवर फॉर्म अ ट्रायंगल। अरे देखो ना, ये इन दोनों को अगर सीधा सीधा भी रख दोगे तब ये 5 होता, और ये भैया 6, तो ये कभी ट्रायंगल फॉर्म कर ही नहीं सकता, इससे ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा। समझ में नहीं आया? अरे आया ना? हाँ। सो इसके लिए बेसिक सा लॉ क्या है कि अगर कोई 3 साइड ट्रायंगल तभी फॉर्म कर सकता है, 3 वेक्टर कैन
only produce a triangle, only form a triangle if the summation of two smaller sides is greater than the bigger side in magnitude wise. Understood ना? So ये मैं लिखता हूं, ये आप समझ गए होगे आई होप। कि मान लो हमारे पास तीन वेक्टर है, ठीक है। हाँ, 1 2 ऐसे 3 बना दिए, कुछ भी बना दिए। चलो एक थोड़ा बड़ा ही बनाते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी से समझ में आएगा। चलो भैया, हाँ जल्दी जल्दी करते हैं, समझते हैं। ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। सो ट्रायंगल कैन ओनली बी फॉर्म इफ द बिगर साइड is smaller than the sum of other two sides. इक्वल भी होगा तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा, इक्वल भी होगा तब भी ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा। तो फॉर ट्रायंगल ये कंडीशन। तो अगर मान लीजिए आपके पास मान लो एक क्वेश्चन देता हूं, बेसिक सा क्वेश्चन, देखो खुद ही समझना। हाँ, मान लीजिए हमारे पास एक 2 न्यूटन है, 4 न्यूटन है एंड मान लो 7 न्यूटन है और 7 न्यूटन है। कैन दे प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट? माय क्वेश्चन इज दिस, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन एंड 7 न्यूटन टुगेदर कैन प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट? दिस इज द क्वेश्चन, यस और नो? योर आंसर शुड बी नो। व्हाई? बिकॉज 2 और 4 मिलकर 6 होगा और ये है 7, तो ये ज्यादा बड़ा हो गया। बिगर साइड को क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए था, तो ये तो बड़ा हो गया था। इट कैन नेवर प्रोड्यूस अ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल ही नहीं फॉर्म करेगा तो जीरो कहां से आएगा? सो इट कैन नेवर फॉर्म अ जीरो रिजल्टेंट। मतलब इसका रिजल्टेंट कभी भी जीरो नहीं होगा, कभी भी जीरो नहीं होगा। अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन इज, कैन दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट? कैन दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट? दिस मच, ये 3 वेक्टर। आंसर शुड बी, व्हाट शुड बी योर आंसर? नो, कभी भी नहीं साहब, ये नहीं कर सकते। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं, इसी में आपको बताना है कि क्या ये जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जल्दी जल्दी बताना है। मान लो ये 2 न्यूटन, 2 न्यूटन एंड 4 न्यूटन, क्या ये जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस और नो? क्या ये जीरो प्रोड्यूस कर सकते हैं? क्या कैन दे प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट? हाँ जी, बोलना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, देखते हैं। 2 और 2 मिलकर कितने? 4, और ये भी 4। अच्छा, बिगर साइड को क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए, तब वो ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। मतलब ये ट्रायंगल तो फॉर्म करेगा नहीं, ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेगा। तो जीरो दे सकता है क्या? हाँ, जीरो दे सकता है। कैसे साहब? अगर ये 2 और ये 2, देखो ये 2 और ये 2 सेम डायरेक्शन में हो और ये 4 इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब तो दे सकता है ना साहब। देखो अब ये 2 और 2 मिलकर एक वेक्टर बना रहे हैं और ये 4 अलग वेक्टर है, तो जीरो दे सकता है। दे सकता है कि नहीं दे सकता? यस। सो फॉर जीरो रिजल्टेंट, फॉर ट्रायंगल दिस इज द कंडीशन। लेकिन अगर फॉर जीरो रिजल्टेंट लिखूं मैं, तो फॉर जीरो रिजल्टेंट ये वाला कंडीशन भी वैलिड है। अंडरस्टूड ना? तो खुद ही से लिखना सब कुछ। हाँ, तो दीज 3 वेक्टर्स कैन प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। क्लियर है? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में। सो द आंसर शुड बी यस, आंसर शुड बी यस, दे कैन प्रोड्यूस जीरो रिजल्टेंट। क्लियर है भैया? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है साहब, ठीक है। खुद ही से लिख लिया सब कुछ, बहुत बढ़िया। ट्रायंगल फॉर्म होने के लिए ये कंडीशन था, जीरो रिजल्टेंट के लिए इक्वल वाला कंडीशन भी वैलिड है। सही है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं साहब। चलो अभी हमने देखा, पहले जो पढ़ा है उसको एक बार फिर से समझते हैं, उसके बाद और देखते हैं। अब देखो, हमने देखा अगर 2 वेक्टर तभी जीरो देंगे जब, कब जीरो दे सकते हैं 2 वेक्टर? जब उन दोनों का डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन अपोजिट हो और मैग्नीट्यूड सेम हो। मतलब दोनों कोलिनियर हो, एंटी पैरेलल हो, नेगेटिव हो एक दूसरे के, तभी। 3 वेक्टर कब जीरो दे सकते हैं? इफ दे कैन फॉर्म अ ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे तभी दे सकते हैं। ट्रायंगल फॉर्म होना है इसका मतलब कोप्लानर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? कोप्लानर। यानी 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कभी भी जीरो रिजल्टेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नोट करके लिखो इस बात को, 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कैन नेवर गिव अ जीरो रिजल्टेंट। समझ में आया? 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर कभी भी जीरो नहीं दे सकता। 3 कोप्लानर, क्योंकि ट्रायंगल तो तभी फॉर्म होगा ना साहब जब आपका क्या होगा? कोप्लानर होगा। समझ में आया? ठीक है साहब। तो अगर हमें नॉन कोप्लानर वेक्टर से जीरो चाहिए, नॉन कोप्लानर से, जैसा अभी सोचा था ना
कि दो अलग अलग मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर से हमें जीरो चाहिए तो 3 वेक्टर चाहिए होता था। वैसे अगर मैं पूछूं कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर से हमें जीरो चाहिए तो मिनिमम 4 वेक्टर चाहिए होगा। मिनिमम कितना है? 4 वेक्टर्स। तभी पॉसिबल है। सो नेक्स्ट नोट करके लिख लेना एक बात को, दो बात को लिखो बेसिकली। पहला लाइन लिखो कि 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कैन नेवर प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट। एंड सेकेंड लाइन में लिखो, सेकेंड नोट्स में, हेंस टू गेट जीरो रिजल्टेंट with only non-coplanar vectors, hence to get zero resultant with non-coplanar vectors, then minimum 4 vectors are required. मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए होंगे? 4, तभी आप जीरो दे सकते हैं। क्लियर है? सो दीज आर द कंडीशंस फॉर जीरो रिजल्टेंट। कब किस केस में जीरो मिलेगा नहीं मिलेगा, अंडरस्टूड ना? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लामिस थ्योरम, उसको सीखते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है और बहुत यूजफुल है। ये आज शुरू होगा और इसका एंड कभी नहीं होगा। ये वेक्टर ऐसा चैप्टर है माय डियर, आपको मैं बता दूं कि ये जो चैप्टर आप जो आज पढ़ रहे हो ये हर चैप्टर में आएगा। जब तक फिजिक्स पढ़ते रहोगे ये आता रहेगा, ये आता ही रहेगा और आता ही रहेगा और आता ही रहेगा। कहीं भी आपका हाथ और साथ नहीं छोड़ने वाला। सो आप इसके हाथ और साथ नहीं छोड़ना। बहुत ही बेसिक तरीके से इसको पढ़ा रहा हूं, अच्छे से पढ़ना, ठीक है? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं लामिस थ्योरम। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तब तक के लिए आप इसको लिख चुके हो, आओ सो हेडिंग डाल दो लामिस थ्योरम। आइए, लामिस थ्योरम क्या बोलता है भाई साहब? अच्छा, क्या 3 वेक्टर जीरो दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। तीनों क्या होने चाहिए? कोप्लेनर, मतलब एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। ठीक है साहब, तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए, तभी जीरो देंगे। अच्छा, मान लो हमारे पास 3 वेक्टर है, ऑलरेडी वी नो 3 वेक्टर और तीनों मिलकर जीरो दे रहे हैं, हमको पहले से पता है। और उसके बीच में एक रिलेशन है जो कि लामिस थ्योरम बताता है। मान लीजिए हमारे पास 3 वेक्टर एक ही पॉइंट पे लगने वाले हैं, 3 वेक्टर। मान लीजिए ये पॉइंट है, यहाँ पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं। फोर्स इज अ वेक्टर ना? यस। सो मान लो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है। मान लो तीनों एक ही प्लेन में लगे ना साहब, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। मान लीजिए ये F1 फोर्स है, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? मॉड F1 को F1 लिख देता हूं, मॉड F2 को F2 लिख देता हूं, एंड मॉड F3 को F3 लिख देता हूं। कोई बुराई नहीं है, ठीक है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आई। अच्छा, अब देखो लामिस थ्योरम कहता क्या है। मान लो कहता है कि अगर किसी पॉइंट पे 3 फोर्सेस लग रहे हैं और तीनों का रिजल्टेंट जीरो हो। 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट तभी जीरो हो सकता है मेडिया जब तीनों के तीनों कैसे हो? कोप्लेनर। पहली बात तो ये समझ में, यानी तीनों कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में लगने वाले। ठीक है भाई साहब? एंड इट इज गिवन, इट इज नोन दैट, ये पहले से पता है हमें, इट इज नोन दैट the resultant of all three, F1 vector plus F2 vector plus F3 vector is zero vector। ये पहले से ही पता है हमें, ये ऑलरेडी वी नो कि ये तीनों मिलकर रिजल्टेंट जीरो देने वाले। तो एक रिलेशन है जिसको हम लामिस थ्योरम बोलते हैं, वो यूजफुल है बहुत। कैसे आया, कब, क्यों आया, वो सब दिखाऊंगा। पहले समझते हैं, पहले से रिलेशन बोलता है। मान लीजिए F1 के अपोजिट वाले एंगल ये θ2 θ1 लिखता हूं इसको, और F2 के अपोजिट वाले को θ2 लिखता हूं, F3 के वाले के अपोजिट को θ3 लिखता हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझो। अब वैसे देखो तो कुछ नहीं है, ये F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है? θ3। F2 और F3 के बीच का एंगल θ1, एंड F3 एंड F1 के बीच का एंगल θ2। यही तो है साहब, अरे एंगल वेक्टर के बीच का ही तो एंगल है। बहुत बढ़िया। सो लामिस थ्योरम से कि F1 बाई इसका साइन ऑफ θ1 इज इक्वल्स टू F2 बाई साइन ऑफ θ2 इज इक्वल्स टू F3 बाई साइन ऑफ θ3। ये ऐसे इक्वल होता है, मतलब ये जो है दिस फोर्स बाई साइन ऑफ दिस एंगल इक्वल्स टू दिस फोर्स बाई साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल इक्वल्स टू दिस फोर्स बाई साइन ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। मतलब फोर्स बाई साइन ऑफ अपोजिट एंगल का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। ऐसा तो पहले भी कभी पढ़ा है, कहां पढ़ा है? साइन रूल में, मैथ्स में पढ़ा है ना, साइन रूल में। अब देखो बेसिकली ये साइन रूल ही है, कुछ है नहीं, ये साइन रूल ही बनाया है। अगर दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा
बेसिकली ये है क्या, तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट कितना है, 0। मतलब क्या तीन वेक्टर का रिजल्टेंट 0 तभी है तो जब कोप्लानर है, यानी तीनों क्या फॉर्म करने वाले, ट्रायंगल, यानी तीनों ट्रायंगल फॉर्म करने वाले। आइए इन तीनों से ट्रायंगल बनाते हैं। कैसे ट्रायंगल बनेगा भैया, जो जैसे जैसे वैसे देखो, ये F1 है, F1 के हेड पे F2 का टेल को बनाओ, F2 के टेल को बना दिया, ये F2 है, और F2 के हेड पे F3 के टेल को बनाओ, तो ये रिजल्टेंट 0 अगर है, इसका मतलब ये जरूर एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये F3, कोई बुराई नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत को पास में। अच्छा देखो ये ट्रायंगल बन रहा है। अब देखना F1 और F2 के बीच का एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच का एंगल θ3। सो F1 और F2, क्या ये वाला एंगल θ3 है? नहीं नहीं नहीं, ये तो F1 और F2 के बीच का एंगल है ही नहीं। F1 और F2 के बीच का अगर एंगल चाहिए आपको, तो दोनों के टेल को मिलाना चाहिए, या तो दोनों के हेड को। यहाँ पे तो एक का हेड है, दूसरे का टेल है, तो ये तो दोनों के टेल को मिला दो भैया। इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाइए डॉट करके। समझ में आया? हाँ सर। तो ये जो एंगल है ये है θ3। बहुत बढ़िया। वैसे ही F2 और F3 के बीच का एंगल कितना है, θ1। सो F2 और F3 के बीच का एंगल θ1 है, मतलब ये वाला एंगल θ1 है। वैसे ही F3 और F1 के बीच का एंगल θ2, F3 और F1, तो ये वाला एंगल θ1 है। जब ये तीन एंगल पता है तो बाकी सब कुछ पता है। ये एंगल क्या पता है? हाँ साहब कितना होगा बताओ। ये θ3 है तो ये होगा सर 180 माइनस θ3। सो दिस एंगल इज, यहां लिख रहा हूं 180 माइनस θ3। वैसे ये एंगल कितना होगा साहब? ये एंगल होगा, देखो खुद ही बताना, यहां लिख रहा हूं 180 माइनस θ1, 180 माइनस θ1। और वैसे ये एंगल कितना होगा साहब? यहां लिख रहा हूं, बोलो जी 180 माइनस θ1। कोई बुराई नहीं है। समझ में आया? हाँ साहब आया। बहुत बढ़िया, बहुत को बात समझ में आ गई। अच्छा अगर ये समझ में आया तो ये ट्रायंगल तो आपको दिख रहा है ना। अब यहाँ तो साइन रूल लगा ही सकते हो। अब ये साइन रूल लगाओ, देखो खुद ही समझ में आ जाएगा। साइन रूल बोलता है कि साइड बाय अपोजिट एंगल का साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब F1 बाई साइन 180 माइनस θ1, और साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। तो अगर यहाँ पे साइन रूल लगाऊं मैं, यहां से देखो ये प्रूफ मिल रहा है आपको, ये प्रूफ कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हो F1 बाई साइन 180 माइनस θ1 इक्वल्स टू F2 बाई साइन 180 माइनस θ2। अरे बोलना पड़ेगा, खुद ही समझ जाओ ना यार। साइन 180 माइनस θ2 कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। कौन वाला? वो θ2 की तरह, θ2 की तरह। कुछ गड़बड़ किया? हाँ ये θ2। सो ये, हाँ जी। सो F2 बाई साइन 180 माइनस θ2 दैट इक्वल्स टू F3 बाई साइन 180 माइनस θ3। कोई बुराई नहीं है, बहुत बढ़िया। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो अगर यहां से नेक्स्ट जो स्टेप आएगा, क्या यही वाला नहीं आएगा? तो देखो प्रूफ हो गया। अरे आसान है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं साहब। सो लामिस थ्योरम कहता है कि अगर एक ही पॉइंट पे तीन वेक्टर लग रहे हैं और तीनों कोप्लानर हैं और तीनों का रिजल्टेंट 0 है, देन यू कैन यूज दिस रिजल्ट। दिस रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला रिजल्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो आप इसको लिख लो बढ़िया से, उसके बाद और देखते हैं, ठीक है। लिखो जल्दी से। आई होप आपने लिख लिया होगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम जाएंगे डॉट प्रोडक्ट पे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर टुडे।